Hello, a very good morning to all of you. Welcome to my channel NG Medicals. In this video, we are going to see the topic that is angina pectoris. So, first of all, we should know the meaning of angina. Angina means होता है, अगर इसको देखा जाए तो ये ग्रीक वर्ड से निकला है. Angina means होता है squeezing, यानी कि निचोड़ देना. एंड pectoris, जो कि एक लैटिन वर्ड से निकला है, इसका मीनिंग होता है चेस्ट. ठीक है, तो ये एक तरह की डिजीज है या आप एक तरह का इसको सिम्टम कह सकते हो, जिसमें कैसा लग रहा है कि कोई आपके चेस्ट को क्या कर रहा है, स्क्वीज कर रहा है, यानी कि निचोड़ दे रहा है. और ऐसी फीलिंग कब आएगी? ऐसी फीलिंग तब आएगी जब हार्ट के अंदर, जो कि आपकी चेस्ट कैविटी में है, ब्लड या ऑक्सीजन सप्लाई की कमी हो जाएगी. तो चलिए देख लेते हैं कि एंजाइना पेक्टोरिस में मेनली हो क्या रहा है. So before we start, should understand some anatomy and physiology of the heart. तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि हार्ट हमारा एक वाइटल ऑर्गन में है. कहाँ सिचुएटेड है? आपकी चेस्ट कैविटी के अंदर सिचुएटेड है. इसका मेन फंक्शन क्या है? पंपिंग और ब्लड को पूरे सिस्टमेटिक सर्कुलेशन प्रोवाइड करना, यानी कि पूरी बॉडी में ब्लड को भेजना. इसके अलावा अगर ये पंपिंग जैसा काम कर रहा है या कोई भी काम कर रहा है, तो इसको भी तो ऑक्सीजन और ब्लड की नीड होती होगी, तभी तो ये अपना काम ठीक से कर पाएगा. सो इसको ब्लड सप्लाई या आप कह सकते हो ऑक्सीजन सप्लाई किसके थ्रू मिल रही है? कोरोनरी आर्टरीज के थ्रू मिल रही है. ये दोनों साइड होती है, राइट एंड लेफ्ट. तो दोनों साइड की कोरोनरी आर्टरीज आपके हार्ट को ब्लड एंड ऑक्सीजन प्रोवाइड करने का काम करती है. इसके अलावा अब ये कोरोनरी आर्टरीज मेनली ब्लड कहाँ पे देती हैं? ये देती हैं आपके मायोकार्डियम लेयर पे. मायोकार्डियम लेयर क्या है? ये आपके हार्ट की सबसे मिडिल लेयर होती है. एम फॉर मायो, एम फॉर मिडिल. इसके अलावा अगर मैं इस हार्ट को कट कर दूं और सबसे अंदर वाली लेयर जो आपको दिखेगी, इसको हम लोग बोलेंगे एंडोकार्डियम लेयर. एंडो मीन्स इनसाइड, और जो आपको ये बाहरी सतह दिख रही है, यानी कि आउटर सरफेस दिख रहा है, इट इज मेड अप ऑफ पेरिकार्डियम लेयर. तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि जो कोरोनरी आर्टरीज हैं वो ब्लड सप्लाई आपके मायोकार्डियम में दे रही हैं, और आपके मायोकार्डियम से ही, यानी कि यहाँ इस एरिया से ही मेन ब्लड सप्लाई आपकी इस एरिया में आ रही है, और इस एरिया से आपकी अंदर वाली लेयर भी ब्लड सप्लाई ले रही है और बाहर वाली लेयर भी ब्लड सप्लाई ले रही है. कोई भी प्रॉब्लम हार्ट में आ रही है, यानी कि अगर हार्ट में ब्लड या ऑक्सीजन सप्लाई इम्प्रॉपर है, इसका मतलब कहीं ना कहीं या तो मायोकार्डियम में कोई प्रॉब्लम है या तो आपकी कोरोनरी आर्टरी में प्रॉब्लम आ रही है. चलिए इंट्रोडक्शन पार्ट देख लेते हैं और समझते हैं कि ये है क्या डिजीज. अकॉर्डिंग टू द इंट्रोडक्शन, जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि एंजाइना पेक्टोरिस ये ग्रीक और लैटिन वर्ड दोनों से निकला हुआ है. एंजाइना का अगर आप मीनिंग निकालोगे, इसको हम बोलेंगे स्ट्रैंगलिंग. एंजाइना एक ग्रीक वर्ड से निकला है, वो वर्ड क्या है? स्ट्रैंगलिंग. स्ट्रैंगलिंग मीन्स होता है स्क्वीजिंग. ठीक है. और पैक्टस, जो कि एक लैटिन वर्ड से निकला है, पैक्टस मीन्स होता है चेस्ट, यानी कि चेस्ट को किसी ने दबा करके सिकोड़ दिया है या निचोड़ दिया है. ऐसा क्यों फील हो रहा है? ये एक तरह का चेस्ट पेन है. और ये क्यों फील हो रहा है? क्योंकि डिक्रीज इन ऑक्सीजन या ब्लड सप्लाई टू दी हार्ट हो रहा है. ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि ये एक तरह की फेटल या डेडली डिजीज है. इसको हम फेटल या डेडली डिजीज क्यों बोलेंगे? क्योंकि आपके पूरी बॉडी के दो मेन वाइटल ऑर्गन्स हैं, दैट इज योर हार्ट एंड योर ब्रेन. अब हार्ट में अगर कहीं ना कहीं ऐसी प्रॉब्लम आ रही है तो आपकी डेथ होने के चांसेस बढ़ सकते हैं. यू कैन से दैट इट इज लीड टू दी डेथ. और मोस्टली जो कॉम्प्लिकेशन है, जो मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन है, या तो वो हार्ट फेल कर सकता है या तो हार्ट पे अटैक आ सकता है. ठीक है, तो चलिए डेफिनेशन एक बार देख लेते हैं. एंजाइना पेक्टोरिस इज अ चेस्ट पेन. जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि हार्ट में ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हो रही है, जिसकी वजह से चेस्ट में पेन हो रहा है और डिस्कम्फर्ट हो रहा है. दैट अकर्स व्हेन द हार्ट मसल डज नॉट गेट द इनफ ब्लड सप्लाई, or you can say that the oxygen supply.
ओके इसके अलावा दूसरी देख लो, अंजाइना पेक्टोरिस इज अ चेस्ट पेन रिजल्टिंग फ्रॉम द मायोकार्डियल इस्चीमिया। मायोकार्डियल इस्चीमिया मीन्स होता है कि जो मायोकार्डियम मिडिल लेयर है उसके अंदर ऑक्सीजन सप्लाई डिक्रीज हो चुकी है, ऑक्सीजन की कमी हो गई है। ऑक्सीजन की कमी इन मायोकार्डियम इज नोन एज मायोकार्डियल इस्चीमिया। सिंपल सी चीज है। नेक्स्ट डेफिनेशन देख लो, इट इज अ क्लिनिकल सिंड्रोम। फर्स्ट ऑफ ऑल ये वर्ड जो सिंड्रोम है इसका मीनिंग है ग्रुप ऑफ सिम्टम्स। तो आप कह सकते हो कि अंजाइना पेक्टोरिस एक अकेला सिम्टम ना हो करके ग्रुप ऑफ सिम्टम्स है। क्यों? क्योंकि जैसे ही ब्लड के सप्लाई कम हो जाएगी हार्ट में तो ऑक्सीजन सप्लाई भी कम हो जाएगी हार्ट में, तो चेस्ट पेन होगा, चेस्ट डिस्कम्फर्ट होगा, ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी होगी, पेशेंट फेंट हो जाएगा, मसल वीकनेस होगी। ऐसे बहुत सारे सिम्टम्स आने वाले हैं इस प्रॉब्लम की वजह से। सो यू कैन से दैट इट इज़ अ क्लिनिकल सिंड्रोम। क्यों हो रहा है? क्योंकि मायोकार्डियल इस्चीमिया यानी कि मायोकार्डियम में ऑक्सीजन सप्लाई की कमी हो रही है। कैरेक्टराइज्ड बाय एपिसोड्स ऑफ प्रीकॉर्डियल डिस्कम्फर्ट। प्रीकॉर्डियल डिस्कम्फर्ट का मीनिंग होता है कि जो आपका हार्ट है वो बाहरी तरह से आउटर एरिया से ही डिस्कम्फर्ट फील करने लगेगा, ठीक है। या यू कैन से दैट आउट ऑफ द हार्ट ड्यू टू द इंक्रीज इन अ हार्ट प्रेशर, ठीक है। हार्ट पे बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा है, जब उसको ठीक से ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है तो उस पर प्रेशर पड़ रहा है क्योंकि उसको अपना काम तो करना ही है, दैट इज़ पंपिंग। तो पंपिंग वो तभी अच्छे से कर पाएगा जब उसको उसका खाना मिलेगा, दैट इज़ ऑक्सीजन। उसको ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, वो पंप ठीक से नहीं कर पाएगा तो उस पर प्रेशर पड़ जाएगा, ठीक है। दैट इज़ नोन एज प्रीकॉर्डियल डिस्कम्फर्ट। और प्रेशर टिपिकली प्रेसिपिटेटेड यानी कि कंटिन्यूसली क्या हो रहा है, एक्सर्शन और स्ट्रेस की वजह से। एक्सर्शन मीन्स होता है बॉडी एफर्ट्स। बॉडी मांग रही है क्या चीज, मुझे ब्लड दो, सफिशिएंट ब्लड दो, ठीक है। तो बॉडी को भी ब्लड चाहिए जो कि हार्ट के थ्रू मिल रहा है, हार्ट पंप करके दे रहा है, ठीक। तो यहाँ पे क्या प्रॉब्लम हो रही है, इस वजह से हार्ट पे कंटिन्यूस स्ट्रेस बना है और ये वाली प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। कैसे ठीक हो सकती है? या तो रेस्ट करे इंसान या तो ड्रग्स ले इंसान, ठीक है। तो अगर आपको अंजाइना पेक्टोरिस जैसी प्रॉब्लम आ रही है तो आपके हार्ट को थोड़ा सा रेस्ट चाहिए। कंटिन्यूस आप चलते फिरते रहोगे, कंटिन्यूस आप कुछ काम करते रहोगे तो आपकी बॉडी को ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन की नीड हो जाएगी और प्रेशर पड़ेगा सीधे सीधे आपके हार्ट पे। तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। नाउ वी आर गोइंग टू सी द टाइप्स ऑफ द अंजाइना पेक्टोरिस। देख लेते हैं। इट इज़ कंपोज्ड ऑफ द टोटल 7 टाइप्स। फर्स्ट है आपका स्टेबल अंजाइना। स्टेबल अंजाइना के नाम से ही पता चल रहा है कि कहीं ना कहीं कोई ऐसा इशू आ रहा है जिसकी वजह से अंजाइना पेक्टोरिस कंटिन्यूसली बना रहा है, ठीक है। तो क्या है, ये एक तरह का टाइप ऑफ चेस्ट और आर्म पेन है। क्वेश्चन ये उठता है कि कौन सा हाथ, कौन सा आर्म? आपका लेफ्ट हैंड, लेफ्ट आर्म। क्यों? क्योंकि आपका हार्ट लेफ्ट साइड में है, ओके। ड्यू टू दी O2 रिस्ट्रिक्शन, ऑक्सीजन सप्लाई डिक्रीज है, इस वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है। मेन कॉज क्या है, स्टेबल अंजाइना क्यों हो रहा है? एथेरोस्क्लेरोसिस की वजह से। अब ये एथेरोस्क्लेरोसिस क्या है, इसकी क्लास मैं पिछली बार ले चुकी हूँ, आप चाहो तो एंड स्क्रीन से क्लिक करके पढ़ सकते हो, ठीक है। तो एथेरोस्क्लेरोसिस का मतलब ये है कि यहाँ पे कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है ड्यू टू दी मेनी सब्सटेंस। जैसे कि किसी एक पर्सन का कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई हो गया, कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई होने की वजह से उसके अंदर ब्लॉकेज हो गया, ठीक है, उसकी कोरोनरी आर्टरी पे ब्लॉकेज हो गया, दैट इज नोन एज एथेरोस्क्लेरोसिस। या इसको अगर आप 2 पार्ट में डिवाइड करोगे तो एथेरो मीन्स होता है वैक्स, स्क्लेरोसिस मीन्स होता है हार्ड। हार्ड वैक्स यहाँ पे जम गया है जिसकी वजह से कोरोनरी आर्टरी में ब्लड सप्लाई की रिस्ट्रिक्शन हो गई है और ये प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। कंडीशन कैसी है? इट अकर्स ड्यूरिंग द हैवी एक्सरसाइज और स्ट्रेस। ये जो स्टेबल अंजाइना पेन है ये कब हो रहा है? जब आप हैवी एक्सरसाइजेस कर रहे हो या बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हो, क्योंकि आपकी आर्टरी ब्लॉकेज है। अगर आपने बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करी तो ब्लड का प्रेशर यहाँ पे बढ़ जाएगा और ऑक्सीजन का सप्लाई या डिमांड बढ़ जाएगी और वो आपको ठीक से नहीं मिल पाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं अनस्टेबल अंजाइना। देखो, स्टेबल का जस्ट अपोजिट अनस्टेबल। इसका मतलब इसके अंदर जो ब्लॉकेज था वो कहीं ना कहीं टूट करके इधर उधर फैल जा रहा है, ठीक है।
तो यहाँ पर भी आपको चेस्ट पेन देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन डिक्रीज है यहाँ पर भी, कहाँ पे? हार्ट के अंदर। साथ ही साथ यहाँ प्रॉब्लम क्या हो रही है, पहले यहाँ पे एथेरोस्क्लेरोसिस हुआ था, अब ये एथेरोस्क्लेरोसिस किसी न किसी वजह से टूट करके हट गया यहाँ से, और टूटने के बाद इसने क्या किया, इंजरी कर दी, ठीक है, टिश्यूज में। अब इस टिश्यू को, इंजरी को भरने के लिए क्लॉट बन जाएगा यहाँ पे। अगर ये क्लॉट बड़ा हो गया थोड़ा सा तो ये भी ब्लॉकेज का काम करेगा, बट ये आपका अनस्टेबल है, कहीं ना कहीं क्लॉट भी हट जाएगा और ये प्रॉब्लम में भी सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। लेकिन ये प्रॉब्लम सीरियस हो सकती है कब? जब ये आपका ब्लॉकेज टूट करके किसी और आर्टरी में या किसी और ब्लड वेसल में जाकर के जम जाए। नेक्स्ट है आपका वेरिएंट अंजाइना पेक्टोरिस। तो वेरिएंट अंजाइना पेक्टोरिस एक तरह का सीवियर चेस्ट पेन है, बहुत ज़्यादा तेज से चेस्ट पेन होता है। सेम चीज़, ऑक्सीजन सप्लाई नहीं मिल रही है हार्ट के अंदर। प्रॉब्लम क्या हो रही है? कॉज्ड बाय रिवर्सिबल कोरोनरी वेसोस्पाज्म, यानी कि आपकी कोरोनरी आर्टरी पतली हो रही है, नैरो हो रही है, उसके अंदर का जो एरिया है वो कम हो रहा है। देखो नॉर्मली कोरोनरी आर्टरी ऐसे दिखती है अंदर से, लेकिन कोरोनरी वेसोस्पाज्म में प्रॉब्लम ये आती है कि ये कहीं ना कहीं से नैरो होकर के रह जाती है। अब ये प्रॉब्लम हो क्यों रही है? ये प्रॉब्लम हो इसलिए रही है क्योंकि रिवर्सिबल है, यानी कि किसी प्रॉब्लम की वजह से ये सेकेंडरी कंडीशन आ रही है। एग्जाम्पल, न्यूरोलॉजिकल डिफेक्ट हो रहा है, यानी कि ब्रेन में कोई डिफेक्ट हुआ, या ब्रेन इंजरी हो गई, या ब्रेन में कोई क्लॉट हो गया, ऐसी कोई प्रॉब्लम आ गई जिसकी वजह से ब्रेन आपका आपकी बॉडी की आर्टरीज के साइज को मेंटेन नहीं कर पाया और कहीं ना कहीं ये नैरो हो गई और नैरो होकर के रह गई, ये ठीक ना हो पाई, ठीक है। साइट की बात करो तो कोरोनरी आर्टरी में ये प्रॉब्लम आ रही है और इसमें कंडीशन जो हो रही है वो थोड़ी सी सडन यानी अचानक से हो रही है और इसका कोई भी वार्निंग साइन नहीं है। सडन आपके ब्रेन में कोई ट्रिगर हुआ, प्रॉब्लम आई और ब्रेन आपकी कोरोनरी आर्टरी को नैरो होने से ना रोक पाई और आपको अचानक से दर्द उठ गया, कहाँ पे? चेस्ट में। दैट इज नोन एज वेरिएंट अंजाइना। नेक्स्ट देख लेते हैं कौन सा अंजाइना है हमारे पास, नॉक्चुरल अंजाइना। देखो नॉक्चुरल का मीनिंग ही ये निकलता है एट नाइट, ठीक है। रात में अगर चेस्ट पेन हो रहा है, चेस्ट डिस्कम्फर्ट हो रहा है, दैट इज नोन एज नॉक्चुरल अंजाइना। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि इसका मेन कॉज क्या है? एथेरोस्क्लेरोसिस। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि एथेरोस्क्लेरोसिस में ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है कोरोनरी आर्टरी के अंदर। अब कोरोनरी आर्टरी के माउथ पे अगर कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो गया है ना, तो इसको हम लोग नॉक्चुरल अंजाइना बोलेंगे। ऐसा इसलिए भी हम कह रहे हैं क्योंकि रात में जब पेशेंट सोने के लिए लेटेगा तो उसकी जो इसोफेगस है, उसकी जो ट्रैकिया है यानी कि विंड पाइप है, जहाँ से हम सांस लेते हैं और ये सांस लेने के बाद लंग्स के अंदर आपकी ऑक्सीजन जाती है, ये सीधे सीधे स्ट्रेट हो जाएगी। जब ये स्ट्रेट हो जाएगी तो यहाँ से ऑक्सीजन को ट्रैवल करने में प्रॉब्लम होगी। अगर आप हेड के नीचे कोई बड़ा सा तकिया या एक दो तकिया लगा लोगे, पिलो लगा लोगे, तो आपकी ट्रैकिया यानी विंड पाइप थोड़ी सी बेंड हो जाएगी नीचे की ओर और ये विंड पाइप आपकी आगे चल के लंग्स से अटैच होती है, ठीक है। तो जब ये नीचे की ओर बेंड हो जाएगी तो ऑक्सीजन आराम से नीचे की ओर लंग्स में चली जाएगी, ठीक है। तो प्रॉब्लम यहीं पे आ रही है। ऑलरेडी कोरोनरी आर्टरी में ब्लॉकेज था, ठीक, और आप कैसे लेट गए? आप एकदम फ्लैट लेट गए सोने के लिए, तो क्या हो गया? रात में चेस्ट पेन होना स्टार्ट हो गया, क्योंकि जब आप ब्रीथ कर रहे हो और ऑक्सीजन ले रहे हो, वो ऑक्सीजन टाइमली आपके चेस्ट के अंदर नहीं जा रहा है। नेक्स्ट देख लेते हैं अंजाइना डिक्यूबिटस। ये भी एक तरह का चेस्ट पेन है। देखो अंजाइना तो चेस्ट पेन है ही है, ये अलग अलग तरह से चेस्ट पेन हो रहे हैं। देख लेते हैं ये क्यों हो रहा है जब आप लेटे हुए हो। क्यों? क्योंकि डिक्रीज ऑक्सीजन सप्लाई इन हार्ट। कहाँ से प्रॉब्लम आ रही है? कोरोनरी आर्टरी से प्रॉब्लम आ रही है। क्यों? क्योंकि कोरोनरी आर्टरी में स्पाज्म हो गया है, यानी कि उसका एरिया पतला हो गया है किसी भी रीजन की वजह से, जो कि आप अगर लेटोगे तो नॉक्चुरल वाली कंडीशन आ जाएगी और जब आप उठ करके सिटिंग या स्टैंडिंग पोजीशन में आओगे तो काफ़ी हद तक सब कुछ ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं इंट्रैक्टेबल अंजाइना पेक्टोरिस। तो इंट्रैक्टेबल अंजाइना पेक्टोरिस क्या कहती है? ये एक तरह का कंटिन्यूअस रिकरेंट
रिस्ट्रिक्शन है O2 सप्लाई का, किसमें, हार्ट के अंदर, कब, ट्रीटमेंट होने के बाद। इसका मतलब एक इंसान है जिसको कोई प्रॉब्लम थी, अंजाइना पेक्टोरिस था, या हो सकता है उसको कोई भी हार्ट डिजीज़ थी, उसकी ट्रीटमेंट चली और ट्रीटमेंट चलने के बाद वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पाई, और ट्रीटमेंट चलने के बाद भी या पुअर ट्रीटमेंट चलने के बाद भी अंजाइना पेक्टोरिस या चेस्ट पेन होना स्टार्ट हो गया, डेट इज इंट्राएक्टेबल अंजाइना पेक्टोरिस। ठीक है, इसका मेन कॉज एज हो सकता है, क्योंकि जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती जाती है वैसे वैसे हमारी बॉडी किसी भी ट्रीटमेंट को रिस्पॉन्स देने में थोड़ा सा डिले हो जाती है या फेल हो जाती है। इसके अलावा एक और कॉज हो सकता है, डेट इज कॉरोनरी आर्टरी डिजीज, यानी कि आपकी मेन कॉरोनरी आर्टरी में एथेरोस्क्लेरोसिस या आर्टेरियोस्क्लेरोसिस हो सकता है। ठीक है, ये कंडीशन कैसी है, क्रोनिक, क्योंकि सोचो ट्रीटमेंट के बाद भी ये कंडीशन ठीक ना हो पाए तो ये एक तरह की क्रोनिक डिजीज या कंडीशन है। नेक्स्ट आ जाओ, पोस्ट इन्फेक्शन अंजाइना। पोस्ट इन्फेक्शन अंजाइना क्या है, चेस्ट पेन है इस्चीमिया की वजह से, यानी कि कंप्लीटली आप ऑक्सीजन सप्लाई डिक्रीज हो रहा है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे मायोकार्डियल इन्फेक्शन है, यानी कि जो मायोकार्डियम है, मिडिल लेयर जो मैंने आपको बताया था, उसी के अंदर कोई ना कोई प्रॉब्लम है। ठीक है, जिसकी वजह से ठीक से वो ऑक्सीजन सप्लाई को यूटिलाइज नहीं कर पा रही है और प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। तो ये प्रॉब्लम सीवियर हो सकती है, क्योंकि मायोकार्डियम आपके डायरेक्ट कनेक्ट है आपके हार्ट से। नेक्स्ट आ जाते हैं रिस्क फैक्टर्स, कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। सबसे पहले यहाँ पे देख लो, एज और जेंडर, जैसे जैसे एज बढ़ेगी वैसे वैसे हमारे बॉडी के ऑर्गन्स वीक होते जाएंगे। इसके अलावा फैमिली, जेंडर की अगर बात करो तो फीमेल्स में आपको ये चीज़ ज़्यादा देखने को मिल सकती है। क्यों, क्योंकि अगर फीमेल काम करती है घर के अंदर, फिर वो आराम से थोड़ा सा रेस्ट भी कर लेती है, लेकिन मेल अगर बाहर जाता है काम करने तो वो कंटिन्यूस काम करता रहता है, उसको लेटने के लिए या रेस्ट, अपने हिसाब से रेस्ट करने के लिए टाइम नहीं मिल पाता। तो फीमेल जो होती हैं उनके अंदर ओबेसिटी यानी कि मोटापा ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। नेक्स्ट आ जाते हैं फैमिली हिस्ट्री। हो सकता है आपकी फैमिली में ये प्रॉब्लम आई हो, जिसकी वजह से सेम प्रॉब्लम आप भी फॉलो कर रहे हो। नेक्स्ट, मेजर मॉडिफाइबल, ये तो थे नॉन मॉडिफाइबल जिसमें आप कुछ नहीं कर सकते। मॉडिफाइबल मीन्स जिसमें आप कुछ ना कुछ अपने अंदर चेंजेस ला सकते हो प्रॉब्लम को ठीक कराने के लिए। जैसे हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल, जैसा कि मैंने आपको बताया कि कोलेस्ट्रॉल जो होता है वो एक तरह का स्टिकी सब्सटेंस होता है, स्टिकी मतलब चिपचिपा पदार्थ होता है। अगर वो ब्लड के अंदर हाई हो जाएगा तो वो कहीं भी जाकर के चिपक जाएगा, ऐसे चिपक जाएगा। ठीक है, जब वो कहीं भी जाकर के चिपक जाएगा तो जब ये चिपचिपा या स्टिकी पदार्थ है तो ये अपने साथ WBC को भी चिपका लेगा, RBCs को भी चिपका लेगा, प्लेटलेट्स को भी चिपका लेगा, हर चीज़ को चिपकाने लगेगा, फैट सेल्स को भी चिपका लेगा। ठीक है, और ये धीरे धीरे अपना साइज बढ़ाता चला जाएगा और ब्लॉकेज को भी इंक्रीज करता चला जाएगा। ठीक, नेक्स्ट आ जाते हैं हाइपरटेंशन। देखो, हाइपरटेंशन से एक प्रॉब्लम आती है कि आपकी जो ब्लड वेसल्स है, जो कि इस तरह से होनी चाहिए थी, वो नैरो हो जाती है, यानी कि पतली हो जाती है, कुछ इस तरह से हो जाती है। तो ब्लॉकेज की क्या ज़रूरत है जब आपके पूरी ब्लड वेसल्स ही अपना साइज कम करे दे रही है। नेक्स्ट आ जाते हैं स्मोकिंग, देन टोबैको यूज़। ठीक है, तो स्मोकिंग और टोबैको यूज़ ये क्या प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हैं, ये आपके ब्लड वेसल्स को वेसल्स डायलिटेशन और वेसल्स कॉन्ट्रैक्शन में प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हैं। देखो, जहाँ पर भी आपके बॉडी में ब्लड की ज़्यादा नीड होती है वहाँ पे आपकी ब्लड वेसल्स थोड़ी सी चौड़ी हो जाती हैं, लाइक दैट। और जहाँ पर भी आपके ब्लड ज़्यादा नीड नहीं होती है आपकी बॉडी को, तो आपकी ब्लड वेसल्स थोड़ी सी कंस्ट्रिक्ट हो जाती हैं, लाइक दैट। ठीक है, इस तरह से। तो आपकी ब्लड वेसल्स, पूरी बॉडी की जो ब्लड की पाइप्स हैं, वो अपने आप को छोटा बड़ा करती रहती हैं। जो लोग स्मोकिंग करते हैं या टोबैको यूज़ करते हैं तो ये कैपेबिलिटी खो देते हैं, तो आपकी ब्लड वेसल्स पतली होकर के रह जाती हैं। पतली होकर के रह जाएंगी तो सिंपल सी चीज़ है, ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, इनसफिशिएंट ब्लड सप्लाई टू दी कोरोनरी आर्टरी हो जाएगा। इसके अलावा अगर आप डायबिटीज़ की बात करो तो डायबिटीज़ मेलाइटिस, जिनका डायबिटीज़ बढ़ा रहता है उनको स्ट्रेस हार्मोन की प्रॉब्लम रहती है, उनका स्ट्रेस हार्मोन भी बढ़ा रहता है। तो स्ट्रेस जो है वो डायरेक्टली आपके ब्लड वेसल्स को सीधे सीधे क्या करता है, उनकी इलास्टिसिटी या उनको नैरो कर देता है।
देन सेडेंट्री लाइफस्टाइल, बहुत ज़्यादा आरामदायक ज़िंदगी, जैसा कि आप इधर देख सकते हो, बहुत ज़्यादा आरामदायक ज़िंदगी से मोटापा होता है, ओबेसिटी होती है, और ओबेसिटी की वजह से फैट सेल्स क्या करते हैं, आपके ब्लड वेसल्स को ठीक से काम करने नहीं देते और पतला करके छोड़ देते हैं। इसके अलावा प्रीवियस हिस्ट्री हो सकती है, इससे पहले भी आपका इस चीज़ का इलाज चला हो एंड फिर से आपको सेम कॉजेस की वजह से ये प्रॉब्लम अराइज हो गई हो। इसके अलावा इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है कॉरोनरी आर्टरी में डायरेक्ट इन्फेक्शन हो गया हो, जिसकी वजह से अंदर स्वेलिंग आ गई हो और ऑब्स्ट्रक्शन हो गया हो। देन मायोकार्डियल इन्फेक्शन हो सकता है, मायोकार्डियम लेयर में इन्फेक्शन हो गया हो, जिसकी वजह से सीधे सीधे ऑक्सीजन सप्लाई नहीं मिल पा रही है, क्योंकि वहाँ पे सूजन, इन्फ्लेमेशन, रेडनेस, ये सारी चीज़ें आ चुकी हैं। आई थिंक आपको रिस्क फैक्टर्स क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट पैथोफिजियोलॉजी पे आ जाते हैं। तो सारी इटियोलॉजी को देखो तो इटियोलॉजी की वजह से कहीं ना कहीं ऑब्स्ट्रक्शन तो हो ही रहा है, ठीक है। ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से ब्लड सप्लाई डिक्रीज हो जाएगी, है ना, डिक्रीज द वॉल्यूम ऑफ द कॉरोनरी आर्टरी का वॉल्यूम कम हो जाएगा, जिसकी वजह से ब्लड सप्लाई हार्ट की तरफ कम जाएगी, जिसकी वजह से ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, जिसको हम लोग ने इस्चीमिया बोल दिया, और सिम्टम्स आ जाएंगे अंजाइना पेक्टोरिस के। तो ये था आज की वीडियो में पैथोफिजियोलॉजी तक। इफ़ यू आर हैविंग एनी डाउट प्लीज़ आस्क मी इन अ कमेंट बॉक्स। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।